बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों का फैसला किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। इसके अलावा वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से आज कहा गया कि साइफ़र को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल की सज़ा हो सकती है। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, हुकूमत इंतखाबात की तरफ जा रही है और तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि अक्टूबर में अगर इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल है। क्या आप बर वक्त इंतखाबात होता देख रहे हैं? होने तो चाहिए। दो इसमें आ रहा है ना, अब फैसला तो ज़ाहिर है कि इस अरेंजमेंट, ये हुक्मरान इत्तेहादी जो भी अब नाम दें, यानी PDM और इत्तेहादी जो भी, PDM ख़त्म हो गई अमली, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था उस दिन। तो अब ये है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने तौर पे जा रही हैं इलेक्शंस की तरफ। अगर कोई ऐसी कोई नई इसमें है नहीं आज, उन्होंने कहा है बस वही कि 12 तारीख को हुई तो हम 60 दिन के अंदर करवा लेंगे, 12 अगस्त को अगर हुई तो, और अगर उससे पहले तहलील हो गई तो 90 दिन में होगा। बजट अप्रूव हो गया उसका। और ये बात अब हुकूमती हलकों में, वज़रा में और ज़्यादा शख्सियात में ये बात ज़ोर पकड़ रही है कि क्योंकि वर्किंग डेज़ अगर आज से हम शुरू करें, 20 तारीख तो गुजरी, तो अगर हम इसमें वर्किंग डेज़ काउंट करें 12 तक, तो दरमियान में तातीलात हैं। अल्लाह ताला नया साल शुरू हुआ है, अल्लाह ताला इस्लामी साल खैरियत और आफियत के साथ लेकर आए। लेकिन ये साल शुरू होते ही एक ऐसा अलमिया भी गुजरा है तारीख़ का जो कि हमारी याद नहीं छोड़ता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी होती भी है तो वो कहीं गुम हो जाती है उस गम के पीछे। तो अल्लाह ताला खैरियत से ये साल लेके चले। तो इसमें तातीलात अगर हम निकालें तो यानी वीकेंड्स हैं और जो मुहर्रमुल इहराम के हवाले से जो तातीलात हैं, तो उसमें कोई मेरे ख़्याल से कोई 10-12 दिन या 13 दिन बनते हैं। अगर पहले असेंबली वर्किंग डेज़, असेंबली पहले टूटे या बाद में टूटे, तो ये वर्किंग डेज़ ऐसे हैं। तो हुकूमत के अंदर अब एक जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, उसमें ये बात कवितर हो रही है कि उनके वक्त में ये मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा मुकदमात कायम हो जाएं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म पे। बहुत सारे मुकदमात तो ऑलरेडी कायम हैं, वो ख़ुद भी शायद बताते हैं 180 या 200, और मज़ीद कायम हो जाएं और कायम होते चले जाएं। आने वाले दिनों में और कायम होंगे जो हुकूमत के लोग कह रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो कार्रवाई है, यानी गिरफ़्तारी जो है, वो शायद ये ख़ुद भी चाह रहे हैं कि इनके दौर में ना हो। और ये शायद वो जो केयर टेकर कैबिनेट आए उस दौर, उस वक्त में गिरफ़्तारियाँ और बाकी सारा जो है वो हो। और इसमें जो है वो अदालतों का भी अभी हम नहीं जानते कि इन दिनों में क्या वो महफूज फ़ैसले सुना देंगे 14 मई के या बाकी, या ये है कि अदालतें जो हैं वो अपने तरीक़ेकार से चलेंगी जैसे वो चल रही हैं। उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाह रहा। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अब मीटिंग्स शुरू हो गई हैं, आपस में मिल रहे हैं, लेकिन बात वो ये कि अब इसमें यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अभी तक नहीं पता कि वो कब प्रॉपर। मेरी आखिरी जब उनके रहनुमाओं से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस बात को हफ्ता गुजर गया, उन्होंने कहा था कि 2-4 रोज़ में। असल में वहाँ वो उनके जहन में ये था, पहले तो बड़ी पार्टियों के जहन में ये था कि जो लोग यहाँ से टूटेंगे वो उनमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा, ये अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पहले ये ख्याल था, जो उनके बड़े ज़िम्मेदार लोगों से, मरकज़ी रहनुमाओं से मेरी बात हुई, उनका ख्याल ये था कि परवेज़ खटक साहब उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनके बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं। ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं परवेज़ खटक साहब से। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो
एक ज़माने में शायद उन्होंने शायद ये जब इनका तनाज़ा खड़ा हुआ ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और जहांगीर तरीन साहब का, तो दरमियान में मैंने एक आखिरी अटैम्प्ट की थी जिसमें थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हुआ था कि किस तरह से वर्किंग हो रही है। उसके बाद मैं फिर इनके अंदरूनी इश्यूज़ में नहीं इन्वॉल्व हुआ, लेकिन उस वक्त ये था कि जहांगीर तरीन साहब का ये कहना था और परवेज़ खटक साहब के जो करीबी साथी थे उनकी तरफ से भी ये बात आ रही थी कि परवेज़ खटक साहब एक नरम रवैया रखते हैं जहांगीर तरीन साहब के लिए, लेकिन वो शायद इस वक्त चूँकि इक़्तिदार में हैं और बड़ी एक उनकी इम्पोर्टेंट ज़ाहिर है KP को रन कर रहे थे एक तरह से अमलन, और एक बड़ी इम्पोर्टेंट वजारत भी थी, तो वो शायद जहांगीर तरीन साहब के लिए वो छोड़ेंगे नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे फवाद चौधरी साहब बड़े करीब थे जहांगीर तरीन साहब के और काफ़ी लोग, लेकिन ये कि वो उस वक्त ज़ाहिर है कि पावर तो नहीं कोई छोड़ता। बाद में बहरहाल ये हुआ कि वो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, फिर ये जो है ये परवेज़ खटक साहब की एक पार्टी सामने आ गई। तो ये अब पार्टियां जो हैं वो अपने आज वो टाइम ख़त्म हो गया जिसमें इंतखाबी निशान वगैरह के लिए अप्लाई करना था, तो कल अभी शाम को टाइम ख़त्म हुआ है, तो कल तक क्लियर होगा कि किस किस ने कौन कौन सा निशान किस किस को मिल गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इलेक्शन कमीशन के लिए वो जो बजट वगैरह है वो भी मंजूर हो गया है इलेक्शन करवाने के लिए। और इसी दरमियान ये मुख्तलिफ GITs और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि 14 साल की सज़ा हो सकती है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। तो यहाँ पे जो है वो इसमें देखें, ये जो बात आई है ना आज़म खान साहब के हवाले से, मैं सिर्फ बताऊँ इसमें कोई ऐसी बात है नहीं जो इससे पहले डिस्कस ना हुई हो। सवाल ये है कि आज़म खान साहब ने खुद कह दी बात। अच्छा, ये अब इसमें यानी वो साइफ़र था, वो साइफ़र बिल्कुल था, डिमार्च हुआ, लेकिन इसमें जो मैं तो ना कोई किसी साजिश का हिस्सा हूँ, ना मेरे सामने कोई साजिश हुई है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं ना वो इश्यूज़, और ये ख़ुद अब चेयरमैन PTI भी और उनके जो साथी हैं और जो उनके करीबी साथी हैं अब भी हैं या जो उनको छोड़ के चले गए वो अब इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि ये मसला 2019 या 2018 के एंड में या 19 से ही शुरू हो गया था, और एक अनइजीनेस थी। और वो अनइजीनेस जो है वो अमेरिका की तरफ से तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद तो बहुत अच्छा दौरा हुआ था उनका, बिल्कुल, और बहुत अच्छा दौरा हुआ था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उनके बहुत अच्छा दौरा, बड़ा अच्छा, उसमें अस्करी क़यादत भी उस वक्त की थी और वो ख़ुद भी थे, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा भी गए। तो 2019 के बाद ये मामलात जो हैं ये ख़राबी हुई, और उससे पहले जो है उसके दरमियान फिर दूसरे मुल्क आगे पीछे कोई होता रहता है ये फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर और इसमें। लेकिन ये है कि वहाँ पर जब बाइडेन इंतज़ामिया आई है ना, तो उसके बाद फिर एक और ये ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि हम तो उसका हिस्सा नहीं थे, ना हमने ये बात पूछी, ना हम मीटिंग्स में थे, लेकिन ये है कि वो खिंचाव एक पैदा हो गया था बाइडेन में, और उसकी वजह से आपको याद होगा और सबको नाज़रीन को भी याद होगा कि तकरीबन कई माह तक ये एक बात चलती रही कि टेलीफोन कॉल नहीं आ रही, फ़ोन कॉल नहीं आ रही। अब इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकातें तो हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ, उनकी मुलाकातें हुई। इसी तरह से जो हमारे उस वक्त के NSA थे डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब, बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर भी हैं और मुख्तलिफ थिंक टैंक से वाबस्ता रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त, तो उनकी भी मुलाकातें हुई एज NSA जैक सल्लिवन से या ऑस्टिन लॉयड से हुई होंगी, हुई मुलाकातें बहरहाल। तो अब इशू ये है सारा कि उन मुलाकातों में फिर क्या वजह ऐसी हुई, या तो ये है कि कोई मैं जानता समझ, या तो ये है कि पुराना, मैंने पूछा ये काफ़ी लोगों से, उस दौर में भी पूछा, क्योंकि ये इस प्रोग्राम में डिस्कस भी होती रही ना, हर जगह डिस्कस हुई बात, हम तो पूछा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्यों नहीं बनी बात। एक वजह तो ये वो कह सकते हैं कि जी
क्योंकि वो ट्रंप के उसमें फंक्शन में गए थे, मगर वो तो फिर सारी दुनिया ही डील कर रही थी, जो अमेरिकी सदर उस वक्त का था उससे डील कर रही थी। लेकिन ये मामला कई मुल्कों के साथ हुआ कि वो नहीं बन सकी बाइडेन ने भी। आप देखें ना, मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक जो हैं वो जिस तरह वो ट्रंप उनके साथ थे तो बाइडेन नहीं गया और उन्होंने आगे से फिर उसी तरह से जवाब दिया। तो यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर कोई वजह ऐसी थी, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि या तो फॉरेन रिलेशंस कमेटी को उन्होंने हेड किया है या कोई पुराने ऐसे मामला थे। इसको ये भी कह सकते हैं कि ओबामा दौर में चूँकि ये वॉर ऑन टेरर थी, कुछ इनकी बातें इन्होंने ऐसी की होंगी, या मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब बता सकते हैं कि वो क्या वजह हुई, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की सेक्रेटरी ब्लिंकन से तो हुई ना मुलाकात, तो कोई वजह आखिर दरमियान में कोई चैनल ऐसा हुआ जो बात नहीं बनी, और दरमियान में फिर ये उन्होंने बात कहीं हुई और वो साइफर आया और उसमें उन्होंने कहा कि जी इश्यूज़ हैं, और क्या इश्यूज़ हैं सफ़ीर ने कहा। अब उसको इंटरप्रिटेशन जैसे भी हो, असल जो इसमें इशू है, जो मैंने कल भी बात की थी ना कि मैं एक दफ़ा, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक हमारे अच्छे सीनियर पोजीशन पे, सीनियर पाकिस्तान के एक सिविलियन शख्सियत थी, तो उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा यार मैं जो हूँ वो जो मैंने कल भी बात की थी, उन्होंने कहा मैं एक जगह बिल्कुल जहाज़ लैंड होने वाला था एक मुल्क के दारुल हुकूमत में, और चले नाम भी ले देता हूँ मुल्क, अफ़गानिस्तान। उस वक्त का अफ़गानिस्तान आज से 5-6-7 साल पहले का। तो पता चला कि वहाँ पे जो लीडर्स एयरपोर्ट पे आ रहे हैं रिसीव करने, उन्होंने कुछ देर पहले, तो इंटेल रिपोर्ट होती है ना, दी जाती है, तो वो इनको बताया ब्रीफिंग में कि जी नीचे ये माहौल बना हुआ है, आपके बारे में इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। तो इन्होंने कहते हैं मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पे काबू पाया कि मैं नीचे उतरूं और उनसे हाथ मिलाऊं तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, मतलब मैं शो ना करूं कि मुझे पता है कि ये मेरे बारे में क्या, या पाकिस्तान के बारे में क्या बात हुई है। ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब कॉन्सुलेट्स खुले हुए थे, फड्डे हो रहे थे वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सॉइल उनकी इस्तेमाल हो रही थी। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है। अब देखें जॉन कैरी चाइना गए हैं, तो जॉन कैरी चाइना गए हैं, तो आपका क्या ख्याल है, जॉन कैरी को नहीं पता कि चाइना में क्या उनके बारे में बात हो रही होगी, लेकिन वो गए। इंतहाई मुश्किल डिप्लोमेसी है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नई दिल्ली, या जो भारत के सफारतकार पाकिस्तान में हैं, या जो DGMOs हैं, या जो और मुल्कों के साथ आप देखें ना इस वक्त यूरोप और रशिया के आप देखें ताल्लुकात। पाकिस्तान में आज यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा आए। अच्छा, यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से एक है, दुनिया के चंद मुल्कों में से एक है जिसके, अच्छा, आप कोई रोल उसी वक्त प्ले कर सकते हैं जब आपके दोनों फरीकैन के साथ ताल्लुकात हों। यानी पाकिस्तान के रशिया से भी ताल्लुकात हैं। आप देखें रशिया की तरफ से कोई बात नहीं हुई आज, और आपकी यूक्रेन से भी ताल्लुकात हैं, और वहां पर यूक्रेन के जब आज आए वजीर खारजा, तो वो बड़े अच्छे प्लेजेंट मूड में थे। हालांकि वो जाहिर है कि एक उनके मुल्क में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, और वो उन्होंने सवालात का जवाब भी दिया। लेकिन ये है कि देखें ये जितने अरब ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा आप देखें UAE, सारे अरब ममालिक, चाइना, इंडिया, बेशुमार ममालिक दुनिया के जिनमें पाकिस्तान भी है, आपके दोनों के साथ ताल्लुकात हैं। तो आपने अगर कोई रोल किसी भी हो, टर्की के दोनों से ताल्लुकात, अगर आपके दोनों तरफ ताल्लुकात हैं ना, जैसे आप ये देखें ना कि अब किसिंजर चाइना में थे, तो जॉन कैरी से ज़्यादा किसिंजर की वहाँ पे, हेनरी किसिंजर की, एल्फ्रेड हेनरी किसिंजर की आओभगत हुई है वहाँ, इसलिए कि वो किसिंजर तारीखें पूरी चलती फिरती। ठीक है, निक्सन के दौर से, और शी जिनपिंग उनसे मिले, जॉन कैरी से नहीं मिले। जॉन कैरी को नीचे के लेवल पे, उनके ऑस्टिन लॉयड नहीं मिल रहे डिफेंस मिनिस्टर से चाइना के। ठीक है, उनका नाम चूंकि सैंक्शंस लगाई हुई हैं तो वो नहीं मिल रहे, लेकिन वो शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है किसिंजर की।
तो डिप्लोमेसी बड़ा एक आर्ट है, इसमें कौन सी बात कहाँ पे कैसे क्या, तो ये क्या हुआ बस इसको जो है ना, मतलब है कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं सिवाय इसके कि वो बात हुई है, किस अंदाज में की है आज़म खान साहब ने, क्यों हुई है, और फिर ये कि ये जो पेपर्स हैं ये बाहर नहीं जाने चाहिए। इन पेपर्स को जो है वो फॉर योर आइज ओनली पेपर्स, और मैंने कल भी बात की थी कि ये कोई एक शख्सियत का इशू नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि फाइलें घर पे ले आओ, यहाँ तो अभी तक हम पेपरलेस, हमारी अदालतें, हमारा पूरा सिस्टम, इतने मोटे मोटे इतने बड़े बड़े फाइलों के गत्ते होते हैं, तो उठा उठा के मतलब किसी अदालत में आप जाएं तो इतने सारे अलमारियाँ भरी हुई हैं, वो जनाब ये है ये है ये है, ये क्या है भाई, इसको कहीं ना कहीं तो आपने कभी ना कभी तो उसको सिस्टम में डालना है ना, किसी ना किसी जगह डिजिटल करना है सारे सिस्टम को। तो वो तो आग लग गई तो फाइलें जल जाती हैं अगर सबसे, हाँ, हर कुछ सालों के बाद ये ज़रूर होता है कि एक सरकारी दफ्तर में आग लग गई और सारा रिकॉर्ड जल गया, ये ज़रूर होता है। तो इसको किसी ना किसी तरह से, हमने कल भी बात की थी कि इसके कोई रूल्स होने चाहिए कि कौन से पेपर्स कहाँ दिखाए जाएं, किसको दिखाए जाएं, कैसे हो, किसकी क्या, और जो भी कुछ हुआ अब हमें आगे बढ़ना है। और इसमें ये देखना है कि इलेक्शंस में कौन हिस्सा लेता है, कौन हिस्सा नहीं लेता, और क्या तहरीक इंसाफ हिस्सा लेती है, उनके चेयरमैन हिस्सा लेते हैं। ये है वो बात जिसका इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, और इसको वक्त के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि क्या होगा आने वाले दिनों के अंदर। ये बहरहाल मुकदमे और ये सारे सिलसिले होते रहेंगे। इसमें एक दो बातें और, क्योंकि ये रोज़ हो रहा है तो 7 से 9 वाला कोई बड़ी इसमें चीज़ आएगी तो बात कर लेंगे। बात वही है कि वो दुबई की बात जो हुई थी वो आगे नहीं चली, यानी जो मुज़ाकरात हुए थे, जो मैंने कहा था कि उसके बाद बात वहीं रुक गई। और इसी तरह से ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जो परवेज़ खटक साहब आगे जाके किस शक्ल में इत्तेहाद होता है, क्या करते हैं, क्या इन्होंने पीटीआई को डेंट डाला है या इन्होंने बाकी पार्टियों को भी डेंट डाल दी है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। तो ये अभी आने वाले दिनों में होगा, वाज़े होगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि देखें, एक यानी जो हमने अच्छा फैसला किया, मैं कहता हूँ ना कि बाज़ दफ़ा स्ट्रेटेजिकली आप ऐसे फैसले करते हैं लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है अब तक हमने गलतियाँ भी की हैं, बिल्कुल सर, स्ट्रेटेजिकली। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये जो पूरे साल गुजरे हैं ना, पिछले कई साल, इसमें दहशतगर्दी भी हुई है पाकिस्तान में, ऊंच नीच भी हुआ है, हुकूमतें आई हैं गई हैं, लोग चले गए, लेकिन हमने जो अहम फैसले हैं वो अब करने हैं, और मैं आज के दिन तक हम वो फैसले ठीक कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, उसकी वजह यह है कि देखिए ना आप, अब चाइना के भी तो दोनों से ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया के दोनों से, टर्की के दोनों से, तो आपने भी एक तरह से ये ज़बरदस्त चीज़ हुई कि आपने एक तो बात वाज़ेह की कि हमारा कोई दिफाई मुआहदा नहीं है। अच्छा, यूक्रेन के साथ एक प्रॉब्लम है ना, यूक्रेन के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी, ये जो गंदुम, अल्लाह करे ये मामला हल हो जाए, ये रशिया जो है, रशिया उनकी दो, अगर हम नक्शा देखें ना तो उदैसा और मैकोलोफ, ये दो बंदरगाहें बहरे असवद की हैं, वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है। अच्छा, अगर हम देखें ना, ये बात मैंने पहले भी की थी, लेकिन मैं ये दोबारा, ये 2022 और 23 का अगर मैं सिर्फ मकई दिखाऊँ ना, दुनिया में मकई कहाँ सबसे ज़्यादा, तो अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, EU, अर्जेंटाइन, इंडिया, मेक्सिको, फिर यूक्रेन का नाम आता है। ठीक है, तो यूक्रेन आप देखें कि सबसे ज़्यादा मकई पैदा हो रही है यूक्रेन में। इसी तरह से आप देखें अगर कि सबसे ज़्यादा गंदम कहाँ, हाउ मच ग्रेन हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड, तो आप देखेंगे कि ये जुलाई 2022 के बाद से सबसे ज़्यादा मकई, गंदम, ये पूरी दुनिया में, ठीक है, ये यहाँ से बहरे असवद से, ठीक है, बाले, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, और किन मुल्कों में गया है अगर वो देखें हम, वेयर हैव ग्रेन शिपमेंट्स गॉन अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये यूक्रेन से, तो आपको इसमें नज़र आएगा इथोपिया, यमन, यानी वो मुल्क नज़र आएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा खाना जंगी है या कहत साली का खदशा है। तो इसलिए ये एग्रीमेंट इसलिए हुआ था कि वहाँ से बहरे असवद की जो का हम डिस्कस कर चुके हैं कल भी, मेडिटेरियन बहरे असवद, तो वहाँ से, लेकिन टर्की और फिर टर्की, इसी तरह अफ़गानिस्तान, अगर आप 3 बड़े देखें ना इसमें, तो अफ़गानिस्तान आपको नज़र आएगा,
ठीक है। और इसमें अगर आप ये गंदम की पैदावार देखें तो गंदम की पैदावार आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगी ये 1 2 3 4 5 6 7 में 8 में। अच्छा, पाकिस्तान में भी बहुत गंदम पैदा होता है माशाल्लाह, पाकिस्तान भी टॉप 10 की लिस्ट में, और यूक्रेन फिर उसके बाद। तो ये सबसे ज़्यादा ये इन मुल्कों में, ये जो ग्रीन और ऑरेंज आपको कलर के नज़र आ रहे हैं ना इसमें, तो ये वो मुल्क हैं जहाँ पे खाना जंगी हो रही है या जिन मुल्कों में कहत साली का खदशा है। अच्छा। और यहाँ पर अब लेकिन वो जो रशिया है, उन्होंने आज प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि ये हमने तो किया था मुआहदा गरीब मुल्कों के लिए, लेकिन ये जो मगरबी मुल्क हैं ये इनकी कंपनियां पैसा बना रही हैं, ये यमन तो नहीं जा रहा, ना अफगानिस्तान जा रहा है, ना कहीं और जा रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि डिप्लोमेसी में मैं क्यों कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली हम ठीक जा रहे हैं। एक तो ये यूक्रेन की बात हुई, दूसरी बात आप देखें कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है, अफगानिस्तान से टीटीपी काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे टीटीपी, और ये आर्मी चीफ की भी स्टेटमेंट आई, और सब पाकिस्तान के अंदर बड़ा कंसर्न है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा काम हुआ, हर चीज़ ख़राब नहीं हो रही, हर चीज़ ख़राब नहीं हो रही, हर चीज़ जो है वो जो स्ट्रेटेजिक, ये छोटा इशू है, इसको मैं कोई स्ट्रेटेजिक इशू नहीं समझता। ये लुच्चे लफंगे जो भी खुद को हमलावर और इधर उधर की पकड़ पकड़ के इनको मार मुड़ देंगे, ये नहीं चलेगा काम ज़्यादा, क्योंकि उसकी वजह ही हुई है कि एक तो वहाँ पर पाकिस्तान के जो मंदूब हैं उनसे मुलाकात की है, और मुलाकात करके अफ़गानिस्तान ने यकीन दिलाया इस बात का कि, ये मैं अफ़गान मीडिया को कोट कर रहा हूँ, 40 स्लाइड, ठीक है, आसिफ दुरानी साहब जो यहाँ से पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी, तो खामा प्रेस ने कहा कि अफ़गानिस्तान वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट नेबर्स। लेकिन खामा न्यूज़ एक और ख़बर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है खामा न्यूज़ की, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान, कौन? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे का, अच्छा। जी 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 जी, सेंट्रल एशिया, ठीक है। और इसमें जो है ये 3 मुल्कों के दरमियान जो है ये रेलवे का मुआहदा साइन हो गया कल। ये तारीखी चीज़ है, यानी रेलवे जो है, अब जाहिर है इसको चाइना करेगा या अरब ममालिक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया, अब पाकिस्तान से कहाँ से जाएगा? पाकिस्तान के साथ हम जाहिर है इसको सड़कों से कनेक्ट करेंगे, रेलवे को कनेक्ट करेंगे हम गवादर से या कराची से, तो ये एक हमारा ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं जहाँ पे आप गेन कर रहे हैं। अच्छा, तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात में आप ये देखें ना कि कोई सोच सकता था कि पहली दफ़ा सऊदी अरेबिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई है कल, ये एक नए फोरम ने जन्म लिया है सऊदी अरेबिया। बस सऊदी अरेबिया में क्या है, खलीजी जो ममालिक हैं, जीसीसी, एक नए फोरम ने जन्म लिया है, और वो है जीसीसी सेंट्रल एशिया, जीसीसी और सेंट्रल एशिया, C5 कॉपरेशन है या अलायंस है जो भी, और तमाम स्तान्स जो हैं ये सेंट्रल एशिया के, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे इनके सदूर ये सऊदी अरेबिया में थे कल। अच्छा। और वहाँ पर अमीर कतर भी थे, वली अहद और वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया जो है वो उन्होंने ख़िताब किया। अच्छा, आप ये देखें कि सेंट्रल एशिया और सऊदी अरेबिया ये सारे वहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद ये हुआ कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खलीजी ममालिक और सेंट्रल एशिया के, और उसके साथ इकॉनमी, और ये सारे, और अमीर कतर भी थे, शेख राशिद बिन मखतूम जो दुबई के रूलर हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएई के, वो कुवैत से, बाकी मुल्कों से उनके खुसूसी नुमाइंदे, वो सारे मौजूद थे। और ये एक बहुत हिस्टोरिकल, यानी जीसीसी और सेंट्रल एशिया की कॉन्फ्रेंस हुई है, पहला इनका इस लेवल पे हुआ है। 2021-22 में शुरू हुई थी बातचीत, लेकिन पहली दफ़ा ये आउटरीच कर गए हैं अरब ममालिक सेंट्रल एशिया तक। अब ये आपको एक पूरा एक ब्लॉक सा मंथा नज़र आ रहा है। अब जनाब इसी किस्से को आगे चलाएं, रजब तैयब अर्दोगन, ये मामला ख़राब हुआ है ना, ये आज तमाम दिन खबर भी चलती रही कि वो इराक़ में मुक़्तदा सदर के जो, और वहाँ पे उन्होंने स्वीडन की एम्बेसी को आग लगा दी, उसके एक हिस्से को, और उसके क्योंकि इस्तेमाल पाई जाता है, दोबारा इजाज़त दे दी स्वीडन में, किसी शख्स को दोबारा इजाज़त दे दी कि वो फिर बेहरमती कर, उसके ऊपर हंगामे शुरू हो गए। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो बड़ी, ये रजब तैयब अर्दोगन की पॉलिसी आप देखें, वो पहले गए सऊदी अरेबिया,
सऊदी अरेबिया उन्होंने वो एक तो उनकी गाड़ी ज़बरदस्त है, जो टॉग जो इलेक्ट्रिक कार है, ये 50,000 से कोई $60,000 के दरमियान है, तो उन्होंने गिफ्ट की। ठीक है, जो MBS हैं मोहम्मद बिन सुलेमान वली अहद और वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया, उसके बाद वो कतर गए। कतर के साथ तो तुर्की के ताल्लुकात पहले ही अच्छे हैं। फिर वो मुत्तहिदा अरब अमारात आए, और मुत्तहिदा अरब अमारात जब आए UAE, देखिए ना, वहाँ तो उन्होंने ड्रोन्स का सौदा कर लिया ना, वो जो बात की थी ना हिस्टोरिकल ड्रोन, जो सारा उन्होंने, हमने परसों बात की थी कि गिरफ्तार, और अभी वहाँ पे एक नुमाइश हो रही है बहुत बड़ी टर्की में, वो उस पर बाद में बात करेंगे। डिफेंस की, उसमें पाकिस्तान भी जा रहा है, बहुत अब शो करेगा पाकिस्तान भी अपने जो डिफेंस के मामलात हैं, और बड़ा पाकिस्तान का भी लगेगा, वहाँ से इतलात आ रही हैं। चाइना भी आ रहा है, बाकी मुल्क भी आ रहे हैं। इसी महीने वहाँ पे हो रही है एक बड़ी नुमाइश, दिफाई नुमाइश टर्की में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं कहने लगा हूँ वो ये कहने लगा हूँ कि UAE के साथ में क्या हुआ, UAE में क्या हुआ। तैयब उर्दगन UAE पहुँचे, UAE में जनाब एक तो उनकी मुलाकात हुई वहाँ के फरमारवा से, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं, और दूसरा UAE ने सबसे बड़ा जो ऑनर है वो दिया। ये ध्यान में रखेंगे, ये लड़ाई थी, ये मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, UAE टर्की, सऊदी अरेबिया टर्की, अभी 2 साल 3 साल पहले। और इन्वेस्टमेंट क्या हुई, ये नहीं, मुआहिदा क्या तय पाया, ये ज़रा सुने ना, ये मुआहिदा क्या तय पाया, 50 बिलियन डॉलर्स, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो UAE और इनके दरमियान, जी राइटर्स, 50 बिलियन डील्स हुई हैं UAE में, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसको खलीज टाइम्स ने भी कोट किया है। अच्छा, अब आप देखें कि एक दिन, यानी आप देखें कि कमाल देखें कि 50 बिलियन की खलीज टाइम्स कह रहा है स्ट्रेटेजिक टाइज। सर एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके कंटिन्यू। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूं कि एक इवेंट जो है ना, इसमें से जी एक जुमला, एक मूव खित्ते की, वो पाकिस्तान पे असरअंदाज हो रही है। और एक वाहिद चीज़ जो हम इस वक्त बतौर रियासत जो है ना, ये 7 से 8 और 8 से 8 वाली 9 वाली खबरों से निकलेंगे ना, इस्तेकाम आएगा, तो ये पूरी एक शतरंज बिछ रही है पूरी दुनिया में। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहें या मल्टीपोलर वर्ल्ड कहें या जो भी कहें, ठीक है डॉक्टर साहब, नाज़रीन ब्रेक पाकिस्तान आते हैं, फिर निकलेंगे दोबारा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इजलास हुआ है, इजलास में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और कई मुल्कों के मंदूबीन ने शिरकत की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की मीटिंग। आर्मी चीफ ये जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के अंडर ही हुआ है, अमीनुल हक साहब जिसके इंचार्ज हैं, लेकिन ये एक बहुत लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक ये प्लान है जो हुकूमतों से के आने जाने से कतई नज़र ये तवील अरसे तक चलेगा। आज उसकी दाग बैठ डाली गई है और उसमें तमाम दुनिया से लोग आए हैं, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, ठीक है, और ब्लॉकचेन, क्वांटम, ये यूथ हमारी कैसे, और आपको पता है ना ये सारा का सारा फिर उसमें गेमिंग से शुरू होता है और फिर गेम्स, और मतलब आगे फिर जहाँ तक जा रही है जेनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाकी तो वो सारा इसमें डिस्कस हुए सेशंस में। और एक प्रोजेक्ट आप समझें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो ईयर्स टू कम या डिकेड्स टू कम ये चलेगा। और तमाम दुनिया की ये तो प्रोसेस पहले ही चल रहा था, लेकिन ये कोविड के बाद इसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है। अब ये डिबेटेबल हो गया है कि डिग्रियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या आपके हाथ में हुनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। और नौजवान जो हैं ख़ास तौर पे उनके पास डिग्रीज़ कम है, लेकिन स्किल्स ऐसे हैं, उनके पास स्किल्स आ गए, उन्होंने यानी एक बेसिक डिग्रीज़ ली और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तमाम दुनिया में। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है जिसकी आज दाखिल रखी गई और ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। और इसी में फिर आगे बहुत कुछ होगा आने वाले सालों में, डिकेड्स में। लेकिन हमने सिर्फ जाना था और हम चले गए आज इस तरफ। इसमें बाकायदा कई मुल्कों से लोग इसमें आए हुए थे, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तानीज़ भी बता रहे थे, दूसरे बता रहे थे। एक बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरी एक बात मैं यहाँ पे एक अफसोसनाक बात है जिसको मैं डिस्कस करते हुए मुझे तकलीफ़ का एहसास हो रहा है, और ये बात मुझे मेरे लिए डिस्कस करना भी दुश्वार है टीवी पे, मीडिया पे।
हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया अफसोसनाक, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकता डिटेल में, सिवाय इसके कि मैं जो मीडिया है की स्लाइड्स हैं वो मैं दिखा सकूँ। देखें, मणिपुर के अंदर एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया, और वो वाक़या पेश आया आज से कोई 77 रोज़ पहले, 77 रोज़ या 79 रोज़ पहले। और वो वाक़या जो है वो जो कुकी कबाइल हैं उनकी दो ख़वातीन जो है वो मिती, जो इंतहा पसंद हैं जी, ग्रोह उनके हत्थे वो लग गई, और उसके बाद जो है वो उनको मणिपुर की सड़कों पे और गलियों पे में उनको घुमाया गया। अब ये वाक़या पेश आया 4 मई को, और उसके बाद उससे पहले 3 मई से वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब वहाँ पर क्या होता रहा इस तमाम अरसे में हम नहीं जानते, लेकिन ये वीडियो एक आई तो इसने तमाम दुनिया को हिला दिया, और मैं इस पे मैंने ख़ास तौर पे रिएक्शन देखा जो इंडिया की पब्लिक का है अक्रॉस द बोर्ड। वो इतनी शदीद मज़म्मत मैंने शायद कभी वहाँ के वज़ीर आज़म की नहीं होते देखी, यानी इंडियंस के हाथों। उनके क्या उनके शायर, क्या उनके फिल्म स्टार्स, क्या उनकी आम पब्लिक, इवन मीडिया उनका खुला। पहली दफ़ा मैंने एक तवील अरसे के बाद उनके मीडिया को यानी अफसोस और दुख के साथ ये बात डिस्कस करते देखा कि ये क्या हुआ है। और मिती कबाइल जो हैं उसमें से ये 2 ख़वातीन जो हैं इनके साथ ज़्यादती हुई, फिर इनको गांव में फिराया गया, और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो उनमें से FIR अब कटी है, ये पहले कट गई थी, और फिर इंटरनेट बंद। और आप देखें इतने रोज़ से मणिपुर के वो चीफ मिनिस्टर भी अपनी जगह बैठे हैं बीजेपी के, और आज उन्होंने खामोशी तोड़ी थोड़ी देर के लिए। उनकी ये इंटरनल पॉलिसी है जो भी है, मैं उसमें जाना ही नहीं चाह रहा कि कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन आप देखें कि इसका जो इम्पैक्ट ये न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके BBC से लेके यूरोपीय यूनियन और ये कुकीज़, ये आप देखें ये स्ट्रेटेजिक इशू है, क्योंकि म्यांमार के नहीं, और आप देखें कि वहाँ पर अब उन्होंने तो वो बिल्कुल सेपरेशन की बात, आज वहाँ बड़े मुजाहरे शुरू हो गए हैं, वो सेपरेशन की बात शुरू कर दी है। और वो थोड़ी देर के लिए आए, उन्होंने एक बात की, मैंने सुनी वो बात उनकी 2-3 दफ़ा उनके वज़ीर आज़म की। मुझे नहीं समझ में आया कि वो अपने कंडेम कर रहे हैं, अपनी मणिपुर के वाक़े को कंडेम कर रहे हैं, या जो 2 रियासतें जहाँ पे उनके मुखालफिन हैं उनको वो कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया। वो उन्होंने 30 सेकंड से 36 सेकंड शायद बात की है और वो चले गए। और फिर उनके बाद 2 जहाँ पर उनकी मुखालफिन की हुकूमतें, उन्होंने रिएक्ट किया कि हमारा कहाँ से जिक्र आप ले आया, ये तो मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर आप ये देखें तमाम उनके आर्टिस्ट, मैं अभी वो जिया बच्चन जी का और अक्षय कुमार और बेशुमार उनके जो आर्टिस्ट शायर हैं जो कि नॉन मुस्लिम हिंदू, वो सारे वो इतने अफसोस। और ये आप देखें कि ये इंटरनेट चूंकि बंद हो गया तो ये वायरल, ये पिक्चर नहीं आ सकी सामने कि उन खवातीन को लेके जा रहे हैं। और फिर ये पिक्चर इसलिए सामने आई कि वहाँ इंटरनेट चूंकि बंद है अभी भी, आज के और एक्सटेंड करते बजाय इसके कि आप वो इश्यूज को रिजॉल्व करें। देखिए ये इशू इसलिए स्ट्रेटेजिक है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी निकल गई, बिम्स्टेक नहीं है हाथ में, ये RIC भी चला गया। RIC बड़ा अच्छा फोरम था ना, रशिया, इंडिया, चाइना, जो वो चला गया। फिर उसके बाद आपके ये ब्रिक्स में, आज ये ब्रिक्स टीवी, एक ब्रिक्स टीवी है, उस पर उनके बड़े ज़बरदस्त हैं अनिल शोकलाल जो है, ये 20 स्लाइड है। ये जो अनिल शोकलाल हैं ये जनूबी अफ्रीका के कई मुल्कों में ये सफ़ीर भी रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ब्रिक्स टीवी पे बात की है कि 50 मुल्क ज्वाइन करना चाह रहे हैं ब्रिक्स, 50 ममालिक, ठीक है। ये कई मुल्कों में सफीर रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक, ये और इनकी ये मैं 20 स्लाइड इनके टीवी ब्रिक्स को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, मोर देन 50 कंट्रीज। और ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि ऑफिशियली उन्होंने आज बात की है, ये ब्लूमबर्ग के ब्रिक्स एक्सपेंशन प्लान ड्रॉज इंटरेस्ट फ्रॉम मोर देन 40 नेशन। ये ब्लूमबर्ग की बात ये है कि दुनिया अब 22 कंट्रीज ने तो फॉर्मली अप्लाई की है, यानी वही बात होगी ना, 22 ने फॉर्मली कर दी है, और बाकी जो हैं वो ख्वाहिश उन्होंने इजहार की है कि एप्लीकेशन कैसे ये बन रहे हैं दुनिया में ब्लॉक्स। अब ये वो ब्लॉक्स हैं जो चाइना डोमिनेटेड है, लेकिन उसमें वो मुल्क भी जा रहे हैं जो कि चाइना के मुकम्मल तौर पे कैब में नहीं है, यानी जो मुल्क, लेकिन उसमें आइसोलेशन में पहले सार्क खत्म किया। मैं समझने से कासिर हूं कि आइसोलेशन, आप पड़ोसी हैं आपके, पहले आपने सार्क खत्म कर दिया,
ये मोदी सरकार के दौर में, फिर आपने SCO के साथ जो किया, फिर उसके बाद ये G20 अभी होगा तो उसमें देखिएगा अब क्या होता है, फिर उसके बाद जो है वो आप ब्रिक्स से आप आउट हैं जी। क्योंकि वो सारे के सारे वो एक फिर SCO, फिर बिम्स्टेक, फिर उसके बाद वो जो इन्होंने और सारे फोरम्स बनाए हुए थे, थाईलैंड ट्राइलेटरल। इशू ये है सारा कि ये जो मिकोंग गंगा मिकोंग फोरम, ये इश्यूज अगर पड़ोसियों के साथ, मुझे तकलीफ इसलिए, मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि ये वो इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व किया जा सकता है और वो नहीं कर। देखिए हमारे यहाँ ये इशू अफगानिस्तान से होता है, दहशतगर्दी कितनी हुई है पाकिस्तान में, हमने किसी रिजॉल्व किया है ना, अभी भी हो रही है, मगर आप देखिए उसके साथ साथ ये डायलॉग थोड़ी बंद हो गया है कि आप देखिए स्ट्रेटेजिक मामला पे हम बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन ये बीच में जो इधर उधर से ये जो खुदकुश हमलावर और दहशतगर्द हैं, शहादतें भी हो रही हैं आज भी, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट ऐसे बन रहे हैं मुल्क में कि उनको खुशहाली अभी आपको नज़र आ रही है ना, अभी आपको नज़र आ रहे हैं कि बड़े प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, माशी प्रॉब्लम्स हैं, आप बंधे हुए हैं, कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की। आने वाले दिनों में आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सारे स्ट्रेटेजिक मामला, आपके इंटरनल टर्मोइल ख़त्म होता है, अंदरूनी मैनमेड है ना आपस में, भाई इलेक्शन में कौन जीतेगा, ये नहीं जीतेगा, वो जीतेगा, पार्टियाँ, आप ज़रा ये ज़रा अंदरूनी खल्फिशार को ख़त्म करें। आप उसके बाद देखें आपकी मईशत, आपकी यूथ, आपके ताजिर, आपके जो हैं सनतकार, आपके टीचर्स, आपके उलमा, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस, आपके जजेस, आपके यानी हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। ये हिजान सा जो है ना इस वक्त, ये हिजान सा किसी तरह ख़त्म हो तो उसके नतीजे में मैं आपसे कह रहा हूँ, तैयब उर्दगन उनके ताल्लुकात ख़राब थे, वो गए हैं, एक दिन उन्होंने सबसे ज़्यादा ड्रोन्स, अगले दिन वो उतरे हैं कतर पे, यूं ही गए हैं 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके वापस। अब वो ये ग्रेन की जो गंदम की ये डील भी करवा लेंगे वो आराम से, क्योंकि पुतिन कह रहे हैं ना कि कह रहे हैं कि मैं करने को तैयार हूँ, मसला ये है कि भाई ये जो है हमने गरीब मुल्कों के लिए दी थी, मगरबी मुल्क खुद बेच रहे हैं। और अमेरिकन ही देख रहे हैं कि यार जॉन कैरी को लिफ्ट नहीं हुई, एंथनी ब्लिंकन गए थे, जैनेट येलन गई थी, सारे लोग गए थे, लेकिन हेनरी किसिंजर को शी जिनपिंग ने बिठाया हुआ साथ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई वही दौर चाहिए हमें, सुनहरा दौर, जब अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवाने के लिए नथिया गली के रास्ते हेनरी किसिंजर गए थे। तो देखें हमारे थे ना ताल्लुकात, अमेरिका और चाइना दोनों से थे तो हमने दोस्ती करवाई थी ना। अब अगर आपने यूक्रेन और रशिया में, कहीं हम भी है ना दोस्ती, दोनों में कहीं आगे जरूरत पड़ सकती है, सऊदी अरेबिया भी है, चाइना भी है, और मुल्क भी हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में यूरोप के कई ममालिक हैं, इंडिया भी है, इंडिया ने भी दोनों से ताल्लुकात रखे हैं। देखना यह है कि हम अपने ये इंटरनल टर्मोइल को कैसे ख़त्म करते हैं, देखना यह है कि इंडिया अपने इंटरनल टर्मोइल को, रीजनल टर्मोइल को कैसे, रीजनली हम ठीक जा रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये बस अंदरूनी खल्फिशार ख़त्म हो तो उसके बाद आप देखें ऐसे बटन दबाएगा और इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।